ऑडियो 2 पुस्तक का नाम अनाचार से कैसे निपटे। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। अनाचार का विषवृक्ष उगते ही काटे। इन दिनों अनाचार भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत अधिक उभार और विस्तार पर है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अनाचारी अपना आतंक सहज जमा लेते हैं और पीड़ित पक्ष से कुछ करते धरते नहीं बनता। इसका प्रतिफल यह होता है कि अनाचारियों को जो सफलता मिलती है उससे उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ जाती है। एक को देकर दूसरे के मन में भी यही लालच उभरता है। इस प्रकार सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और अनाचारियों का गिरोह जहां तहां खुला खेलने लगता है। दूसरी ओर सज्जन अपने को एकाकी एवं असहाय अनुभव करते हैं, प्रतिरोध की क्षमता अपने में पैदा नहीं कर पाते। ऐसी दशा में उन्हें दया क्षमा जैसे सिद्धांतों की याद आ जाती है और उनका स्मरण करके किसी प्रकार चुप बैठ रहने की नीति अपनाते हैं। इसका परिणाम और भी भयंकर होता है। उन्हें कायर समझ लिया जाता है, डरपोक बुज़दिल कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। अवसर पाते ही उन पर फिर हमला किया जाता है। इस प्रकार बार बार आक्रमण होने या आशंका रहने के कारण तथाकथित भले आदमी अपनी हिम्मत गंवा बैठते हैं, मन महसूस लेते हैं, संघर्ष की बात सोचना बंद कर देते हैं और परिस्थितियों के आगे सिर झुका लेते हैं। उनकी दुर्गति देखकर दूसरे भी डर जाते हैं और आक्रमणकारियों से किसी प्रकार जान बचाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने उनके समर्थक तक में उतारू हो जाते हैं कि आक्रांता न केवल उस पराजित को वरन अन्याय ने दुर्बल दिखने वालों पर और भी हावी होने लगते हैं। बहुसंख्यक सज्जन इसी प्रकार पिटते रहते हैं और मुट्ठी भर आतंकवादी सबके सिर पर सवार रहते हैं। ऐसी स्थिति आ बनने पर तो एक ही उपाय है कि जिन्हें आघात सहना पड़ रहा है वे किसी हालत में अपनी पराजय स्वीकार न करें, घुटने न टेकें और अनीति से समझौता न करें। आक्रमण का प्रत्याक्रमण संभव न हो, घूंसे का जवाब लाठी से देते न बन पड़ रहा हो तो इतना तो करना ही चाहिए कि आत्मसमर्पण किसी भी हालत में न करें, कम से कम असहयोग तो जारी रखें ही। सीता रावण के यहाँ कैद थी, अकेली थी, असहाय थी, तो भी उन्होंने रावण के दबाव, प्रलोभन और आकर्षण को स्वीकार न किया। यह स्थिति तो कम से कम बनी ही रहनी चाहिए। अपने को भले ही घाटा पड़े, कष्ट उठाना पड़े, पर सच्चाई की आवाज तो ऊंची ही रहनी चाहिए। यदि विरोध में साथ देने वालों का संगठन बन सके तो उस गुट से बहुत काम चल जाता है। राम के साथ ही लक्ष्मण रहे। इस घनिष्ठता को देखकर अंगद, हनुमान, सुग्रीव जैसों के हौसले बढ़े और वे भी उनके साथ हो गए। बाद में तो रीछ वानरों तक ने उनका साथ दिया। इस प्रकार न्याय पक्ष अकेला न रहा, उसने अपने आकर्षण से अनेकों सहयोगी जुटा लिए। कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। वो अकेला भी अड़ा रहे तो सहयोग के अनेकानेक आधार बनते हैं। टिटहरी समुद्र से अंडे वापस लेने के लिए जब प्राणपण से जुट गई और चोंच में बालू भरकर समुद्र पाटने के लिए कटिबद्ध हो गई तो उसका साहस देखकर अगस्त्य मुनि सहायता के लिए दौड़े और न्याय को विजय दिलाने के लिए वो सब कुछ कर गुजरे, तो उनके लिए क्या संभव है। सत्यपरायणों और न्यायनिष्ठों को समय समय पर दूसरों की सहायता भी मिलती रही है। इतिहास साक्षी है। यदि ऐसा न हुआ होता तो बहुसंख्यक कुकर्मियों ने इस संसार की समुचित शालीनता का भक्षण कर लिया होता। सत्यनिष्ठ एकाकी होने के कारण सर्वत्र पराजित पराभूत हो गए होते, किंतु ऐसा हुआ नहीं। प्रहलाद पद के अनुयायी कष्ट सहकर भी अपनी विजय ध्वजा फहराते हैं। ईसा मरकर भी मरे नहीं। सुकरात की काया नष्ट होने पर भी उसका यश, वर्चस्व और दर्शन अपेक्षाकृत और भी प्रखर हुआ, व्यापक बना। गोवर्धन पर्वत उठाए जाने का संकल्प आरंभ में असंभव लगता रहा होगा, पर समय ने सदुद्देश्य का साथ दिया और सत्संकल्प ने विजय धुंदुभी बजाई। यह साहस उस पक्ष में जगना चाहिए जिसे अनीतिपूर्ण आक्रमण सहना पड़ता है। वे झुके नहीं तो सज्जनों की सहानुभूति और दैवी अनुकंपा उनका साथ देगी। यदि यह हस्तगत न हो सके तो अकेली अपनी अंतरात्मा ही इतनी बलिष्ठ है कि उसकी संकल्प शक्ति अंत तक अनाचार से टक्कर लेती रहती है। कुकर्मी अपनी मौत मरते हैं, उनके पाप ही उन्हें खा जाते हैं। इतने पर भी एक काम जनसाधारण को करना होगा कि अनाचार के विष वृक्ष उगने न पाए। इसके लिए आग लगने पर कुआं खोदने की नीति काम न देगी। यदि ऐसा संभव हुआ होता तो पुलिस, कचहरी, कानून और जेल व्यवस्था रहते दुष्कर्मों का अंत हो गया होता। प्रताड़ना आवश्यक तो है, पर उनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब दुर्घटना घटित हो चुकी होती है। अपराधी को दंड मिल सकता है, पर पीड़ित को जो सहना पड़ा उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। उसके कारण जिस विक्षोभ का, प्रतिशोध का, आतंक का वातावरण पैदा हो चुका होगा, उसका परिमार्जन किस प्रकार होगा। क्रिया अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अनाचारी को सफलता मिलने पर इस मार्ग को अन्य अनेकों उद्दंड अपना लेते हैं। दुर्बलों में से अनेकों उस आशंका से भयभीत हो जाते हैं
यह ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे दुर्घटनाएं होकर समाप्त नहीं हो जाती, वरन वे अपने अवांछनीय प्रभाव से अनेकों को प्रभावित करती है और समाज का संतुलन बिगड़ता है। चिंतन का प्रवाह खड़ी दिशा में बहते रहना कठिन पड़ता है। उपयुक्त यही है कि रोग उभरने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का कड़ाई से परिपालन करते हुए वह अवसर ही न आने दिया जाए जिसमें बीमारी का कष्ट सहना पड़े और चिकित्सकों का दरवाजा खटखटाना पड़े। चोरी होने से पहले यदि चौकीदारी की व्यवस्था ठीक कर ली जाए तो उस क्षति से बचा जा सकता है जो चोरी के कारण होती है। दुष्टता को दुर्बुद्धि उपजने और अनर्थ करने की स्थिति तक पहुंचने से पूर्व किया यह जाना चाहिए कि जहां से यह उपजते हैं उन पशु प्रवृत्तियों के संचित कुसंस्कारों का समय पर सुधार परिमार्जन कर लिया जाए, अन्यथा वे धीरे धीरे बढ़ते परिपक्व होते और अभ्यास में उतरकर इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि कुकर्मों की उद्दंडता अपनाने लगे। समय रहते चेतना ही उचित है। रोग की जड़ गहरी पहुंच जाने पर फिर उसकी जड़ उखाड़ना बहुत ही कठिन पड़ता है। अभिभावक और अध्यापक इस दिशा में बहुत काम कर सकते हैं। वे बचपन से ही नई पीढ़ी को ऐसे संस्कार दे सकते हैं जिनसे कुकर्मों के दुष्परिणामों और सत्कर्मों के सत्परिणामों को जान सकना संभव हो सके। इसके लिए परिवार का और पाठशाला का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे संपर्क में आने पर नवोदित बालक मानवीय गरिमा और महत्ता के प्रति आकर्षित हो सके, अपने को हर दृष्टि से समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयत्नरत हो सके। उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि स्वेच्छाचार अनाचार बरतने पर मनुष्य किस प्रकार हर किसी की दृष्टि में गिर जाता है और गया गुजरा अनगढ़ समझा जाने वाला किस प्रकार पग पग पर तिरस्कार, उपहास और विरोध का भाजन बनता है। किशोरावस्था में भले बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करने की दृष्टि अतिशय महत्वपूर्ण है। उसमें जोश उफनता रहता है, किंतु बौद्धिक परिपक्वता का अभाव रहने से भटकाव की भारी गुंजाइश रहती है। इस आयु में एक नए वर्ग में पाला पड़ता है, वह है साथी संगियों का। स्कूलों में समवयस्क लड़कों का साथ होता है। उनका सानिध्य रहने, पढ़ने, खेलने, सीखने में संपर्क सघन होने के कारण परिचय कुछ ही समय में घनिष्ठता में परिणत होने लगता है। यह स्कूल की परिधि से बाहर भी चलता है और बचे हुए समय में एक दूसरे के घर आने जाने से लेकर जहां तहां घूमने जाने तक के प्रोग्राम बनने लगते हैं। इसी अवधि में गुण दोषों का भी आदान प्रदान चल पड़ता है। प्रतिभावान अल्प प्रतिभावानों पर हावी होते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, साथ ही अपने स्वभाव व्यक्तित्व की छाप भी एक दूसरे पर छोड़ते हैं। यह छाप भली भी हो सकती है और बुरी भी। इस बीच कहीं अवांछनीयता नहीं पनप रही है, इस बात पर अभिभावकों और अध्यापकों को समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों सुसंस्कारी वातावरण में पले सुसंस्कृत स्तर के बच्चे कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि आम लोगों पर अनुपयुक्तता ही सवार रहती है। उनके स्वभाव आचरण गए गुजरे स्तर के होते हैं, भले ही वे शिक्षा, व्यवसाय, पद, वैभव आदि की दृष्टि से बड़े चढ़े ही क्यों न हो। उत्कृष्टता का वातावरण जहाँ नहीं है वहाँ निष्कृष्टता का बोलबाला होना ही चाहिए। यह अनुपयुक्तता बड़ों में परिपक्व होकर बालकों को विरासत में मिलती है। ऐसे परिवारों के किशोर भी उन बुराइयों से घिरे होते हैं जो उनके बड़ों में पनपती रही है। स्वभाव अपने जैसों को सहज ढूंढ और घसीट लेता है। जिनमें बुरी आदतें नहीं हैं उन्हें भी अपनी प्रतिभा के बल पर अपने जैसा बना लेता है। अनुपयुक्तता से ग्रसित अपने सहयोगी बनाने बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लालायित रहते हैं। इस चपेट में भोले लड़के आ जाते हैं और उस घनिष्ठता का प्रसाद परिणाम दुष्प्रवृत्तियों के रूप में प्राप्त करते हैं। नशेबाजी, गुंडागर्दी, घर में पैसे की चोरी, आवारागर्दी, गंदी कामुक हरकतें, दादागिरी जैसी अनेक बुराइयां उनमें जड़ जमा लेती हैं, जो आरंभ में अच्छे परिवार में पले होने के कारण इस प्रकार की बदफैली से कोसों दूर थे। कुसंग उन्हें कुछ से कुछ बनाता है। किशोरों में इस प्रकार की अनुपयुक्तता सहज जड़ जमाती है। घर वाले इस संदर्भ में अनजान रहते हैं, कारोबार की व्यवस्था में लगे रहते हैं, साथ ही यह भी सोचते हैं कि लड़का बड़ा हो गया है, उसमें समझदारी, जिम्मेदारी आ गई होगी और अपना भला बुरा भविष्य स्वयं देखने समझने लगा होगा। पर देखा यह गया है कि बहुत करके इन्हीं दिनों पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियां पनपती हैं, तेजी से स्वभाव में प्रवेश करती हैं, व्यक्तित्व को अनुपयुक्त ढांचे में ढाल देती हैं। पता तब चलता है जब बच्चों को लंबा समय दुष्प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसे हुए निकल जाता है। बच्चे छिपते रहते और बड़े उन पर विश्वास करके खोजबीन का प्रयत्न नहीं करते हैं। बड़ी आयु वालों में सोच समझ अधिक होती है और उत्साह कम, इसलिए वे अवांछनीयता की दिशा में तेजी से कदम नहीं बढ़ाते, किंतु किशोर का उत्साह और भाव संवेदना चरम सीमा पर होता है। वे उत्कर्ष के झंझट भरे मार्ग पर चलने की अपेक्षा
सुस्ती और मनोरंजन करने वाली, गर्व फुलाने वाली अवांछनीयता की ओर तेजी से आकर्षित होते और देखते उसके चंगुल में फंस जाते हैं। यही है वो काला केंद्र बिंदु जो अच्छे भले बालकों को कुमार्गगामी बना देता है। वे पढ़ने लिखने में मन लगाने की अपेक्षा कौतुक कौतूहलों में अधिक ध्यान देने में केंद्रित करने लगते हैं और उन्हीं के आदी बन जाते हैं। विश्वव्यापी अपराध वृद्धि के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उद्दंडता की नींव किशोरावस्था में पड़ती है। उस अवधि में वह चुपके चुपके बढ़ती और पकती रहती है। उन दिनों हरकतें छोटी होती है, बालकों द्वारा की गई होने के कारण उनकी दरगुजर भी कर दी जाती है, पर जैसे ही वे प्रौढ़ होते हैं वह पलती हुई विषाक्तता भयंकर कुकृत्यों के रूप में फूट पड़ती है और सारे समाज को ग्रस्त आतंकित करती है। अच्छा होता इस विभीषिका की रोकथाम का उपाय उपचार किशोरावस्था पर कड़ी नजर रखने के साथ ही किया जाता।